नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। जिनका प्री क्लियर हो गया वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ अब एक दो दिन की चिंतन मंथन के बाद दोबारा पढ़ाई करने में जुट गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में हार मानने या थक कर बैठने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिन्हें मेंस देना है वो जुट गए होंगे अपनी तैयारियों में, मेंस की आंसर राइटिंग में, और ख़ास तौर से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे होंगे जिनके लिए उन्होंने एक लंबा सपना बुना था। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं मुलाकात कराऊंगा आपकी एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मैंने पढ़ना सीखा था, जिनको देख के मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ था, और जिन्होंने मुझे बताया था कि आखिरकार कैसे पढ़ना है और कैसे सेलेक्ट होना है। वो खुद भी इस पीएससी के महासागर में कई वर्ष तक गोते लगाते रहे, और आखिरकार उन्होंने ये जो समुद्र है पीएससी का वो पार किया। और पार ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इस पूरी इतिहास, इस पूरे कहानी, हिस्ट्री पे, इस पूरे एक समय पे कहानी भी लिख डाली, एक किताब भी लिख डाली। उनका नाम है डॉक्टर आनंद कश्यप। मैं एक किताब दिखाता हूँ उनकी जो मेरे पास है अभी। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब है गांधी चौक। ये बिलासपुर का गांधी चौक है जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा या सुना होगा और देखा भी होगा अगर आप बिलासपुर में गए होंगे तो। और बिलासपुर वाले तो भली भांति वाकिफ़ होंगे। ये किताब ज़रूर पढ़िए। ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है। इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप सीधे वहाँ से जाके अमेज़न से इस गांधी चौक को मंगा सकते हैं। इससे आपके अंदर वो हौसला, वो हिम्मत पैदा होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो मैं आपको डॉक्टर आनंद कश्यप से मिलवाता हूं, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये जो पीएससी था उनके लिए कितना मुश्किल था, और अब जब वो सेलेक्ट हो गए हैं मैं उनका परिचय भी कराऊंगा, उसके बाद ही बात करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे बगल में बैठे हुए डॉक्टर आनंद कश्यप। डॉक्टर साहब नमस्कार मनोज भाई। देखिए जी बताइए। और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार मैं बोलूँगा। मैं दोबारा फिर इस मंच पे जो है हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद में। आज सहयोग था कि मेरा भी आना हुआ और आपसे मुलाकात हो गई जी। तो ये है डॉक्टर आनंद कश्यप। डॉक्टर आनंद कश्यप डॉक्टर, ये पीएचडी होल्डर हैं, और इस वक्त छत्तीसगढ़ शासन में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं हिंदी विषय से। इसके पहले इन्होंने लगातार तैयारियां की हैं, मेंस भी दिया है, कई वनडे एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं, लेकिन इनका एक लक्ष्य था कि इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और उसने उस लक्ष्य को लेकर लगातार अडिग रहे। तो डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में अगर उनका परीक्षा क्लियर नहीं होता है तो हताश या निराश हो जा रहे हैं, और लगातार वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूँ क्या, मैं कुछ और पढ़ लूँ क्या, प्राइवेट जॉब कर लूँ क्या, लगातार नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो यही बोलना चाहूँगा मनोज भाई कि बच्चों को जो हताशा, कुंठा, निराशा, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हताशा, कुंठा, निराशा जीवन का एक अंग है, तैयारी का अंग मैं मान करके चलता हूँ कि अगर आपके जीवन में हताशा, कुंठा, निराशा, अवसाद के क्षण नहीं आए, इसका अर्थ है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जो अवसाद या निराशा का जो क्षण जो प्री क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए आया है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि घनघोर जो है, अंधेरा जब आता है उसके बाद से ही सूरज निकलता है। तो ये जो अवसाद या निराशा का जो क्षण आया है उसको हम पुनः अपने दृढ़ संकल्प से पाट कर पुनः पढ़ाई की ओर अपने मन को लगाकर हम आगे बढ़ें, और इस तरीके से उनको निश्चित रूप से एक न एक दिन उनको सफलता मिलेगी। तो ये जो आपका सफ़र था बिलासपुर में, जो आप तैयारियां कर रहे थे और कई वर्षों तक का सफ़र था, उसको आपने गांधी चौक के रूप में, जो किताब है उसके रूप में पिरो दिया है, जो कि अमेज़न पे उपलब्ध है। मैंने अपने दर्शकों को और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए नीचे लिंक भी दे दिया है कि वो अमेज़न से मंगा सकते हैं। मतलब आपको ये कहानी लिखने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या आप भी आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आया था कि आप पढ़ते पढ़ते हताश हो गए थे कि नहीं निकल रहा है, छोड़ दें क्या, कैसे करें? जी, एक तैयारी करने वाला जो है हमेशा असफलताओं की सीढ़ी पे चढ़कर ही वो सफलता प्राप्त करता है। तो उसी तरीके से मैंने 2 SI में फैल हुआ। मैं, लोग सफलताओं की कहानी सुनाते हैं, मैं असफलताओं की कहानी सुना रहा हूँ। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में 0.1 से फर्स्ट वेटिंग पे आया मेरा। इससे पहले भी RTO आरक्षक आया था, और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं थी जिसमें बहुत कम अंतर से चूका। मतलब असफलताओं का यदि करें और सफलताओं का रेशियो निकालें तो असफलताओं का एक पहाड़ सा है, और उस पहाड़ को, असफलताओं के जो पहाड़ है उसको क्रॉस करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक सहायक प्राध्यापक के रूप में आज स्थापित हुआ हूँ। तो असफलताओं के जो पहाड़ है उसको क्रॉस करना ही पड़ता है, और उसके बाद ही जो है सफलता मिलती है।
तो ये जो असफलता का पल था, इसने कितना हताश किया आपको, कितना निराश किया, और कितनी बार आपको फीलिंग आई कि आप अब छोड़ दें, कुछ और काम करें? क्योंकि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं जब परीक्षा में वो असफल हो जाते हैं। तो नहीं, ये क्षण तो आता ही है कि यदि हम असफल हो जाएं और तो एक पल के लिए क्षणिक, मैं मान के चलता हूँ कि ये क्षणिक विचारधाराएँ रहती है। और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे असफलता को मैं झेला हूँ। तो हर बार असफलता के बाद लगता था कि नहीं, अब हो गया, मैं कुछ करूं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा शक्ति या मोटिवेशनल कुछ बुक्स हों या घर वाले या दोस्त यारों के जो प्रेरणा है, उनके माध्यम से पुनः मैं शुरुआत करता था और किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार मेहनत करता था। तो एक ही चीज़ है कि मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए और उसी से हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। जी, तो देखो दोस्तों, कैसे डॉक्टर आनंद कश्यप खुद इतना संघर्ष किया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि आपको मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना है। मेहनत एक दिन में तो नहीं, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो डॉक्टर आनंद कश्यप की आपने कहानी सुनी, किस तरह से असफलताओं के पहाड़ पे चढ़कर उन्हें लांघते हुए वो अपनी मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही गए। इसी तरह से आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है और इन जैसे लोगों से ये सीखना है कि हमें हताश नहीं होना है, और हताशा का दौर अगर आता भी है तो उसे आने देना है, उसे भागने की कोशिश नहीं करनी है। और ऐसे सिचुएशन में आपको अपने प्रियजनों से, आपके परिजनों के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना है। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्या हम पढ़ाई को घंटों में बांट सकते हैं क्या? नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है कि पढ़ाई कभी भी घंटों में नहीं बटा होना चाहिए। पढ़ाई, क्योंकि हर की एक मेमोरी जो पावर है वो अलग अलग होती है। जैसे विवेकानंद जी का यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो वो तो एक दिन में कई सारी पुस्तकें पढ़ जाते थे और उनको याद भी रहता था। तो इतना ज़रूर है कि आप जो भी पढ़ें उसको समझ के पढ़ें, थोड़ा सा ठहराव लें, और जितना भी समय लगता है उस टॉपिक को क्लियर करने में उतना समय अवश्य दीजिए। आपको अपने हिसाब से एक टॉपिक निर्धारित करिए रात में या सवेरे उठ के कि मुझे इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है, और उतना टॉपिक कंप्लीट करिए। उसके बाद आप अपने आप को फ्री समझिए। तो डिवाइड करके, लक्ष्य निर्धारित करके आप पढ़िए, उसको घंटों में मत बांटिए। एक चीज़ मैंने आपसे सीखी थी जब मैं बिलासपुर में था और पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी। मैं अपने दोस्त के साथ गया था आपसे मिलने के लिए, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था जब मैं इनके रूम में गया था। आपने अपनी पूरे बेडरूम की दीवारों को चिपका दिया था अपने नोट्स से। पूरे दीवारों पे ही आपके नोट्स चिपके हुए थे, और मैं देखता था कि आप जब खाना भी खाते थे या किसी से फ़ोन पे बात भी करते थे, दीवारों की तरफ ही निहारते रहते थे। वो क्या एक चीज़ है, क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे मेरे एस्पिरेंट्स से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीवार पे मैं एक उसको पीवीसी पेपर बोलते हैं, पीवीसी पेपर मैं लगा दिया था। किराए के रेंट के उसमें रहते थे, एक पूरा रूम ले करके, और उस पीवीसी पेपर में पूरा लिखा रहता था। मेरा हिंदी साहित्य, चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मैं उस समय करता था, तो जब मैं किसी चीज़ को मतलब खाना खाना है या पानी पीना है तो उस रूम में जा करके करता था, और उस समय तक मैं देखते रहता ताकि वो बार बार रिवाइज़ हो। रिवाइज़ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अधिक लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो वो केवल रिवाइज़ करने का एक मेरा जो है व्यक्तिगत तरीका था। आप चाहें तो उसको अपना सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप रिवाइज़ पे ज़रूर जोर दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, कैसे रिवीज़न का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी पढ़ाई में। अगर हम रिवीज़न नहीं करते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाते हैं। अक्सर लोगों ने कहा, कमेंट्स में पूछा मुझसे कि मैंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था लेकिन मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि जब पिछली बार आपने पीएससी में आपका जो अपीयर हुए थे रिज़ल्ट सही नहीं आया, तो उसके बाद आपने कितने महीनों बाद पढ़ाई शुरू की? तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि 5 से 6 महीने बाद दोबारा उन्होंने पढ़ाई शुरू की। तो ये जो एक बार पढ़ाई आपने बहुत रिदम पकड़ कर करी थी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी 4 से 5 महीनों के लिए, तो दोबारा जब आप पढ़ाई करना शुरू किए तो वो पूरी तरह से शून्य हो गया। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको पढ़ाई में निरंतर बने रहना है, तभी ये जाके आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। ये भी पूछ रहे हैं एस्पिरेंट कि क्या हम अगर किसी एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर लगातार चल रहे थे, तो क्या हमें सिर्फ उसी एग्ज़ाम को देना चाहिए, बाकी एग्ज़ाम्स को देना चाहिए या नहीं? इसमें मनोज भाई बिल्कुल विचार जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक लक्ष्य यदि हम रखते हैं तो निश्चित रूप से उस पर हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। जो सिलेबस है उसको हम अधिकतम कंप्लीट कर सकते हैं या अधिकतम बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य रखने से रिवाइज़ का फ़ायदा होता है, और उसका जो लाभ जो है
वो परीक्षा के दौरान देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या जो बाकी एग्ज़ाम्स है वो हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पैटर्न पे डिपेंड करता है कि जैसे हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आप प्री के लिए पढ़ ही रहे हैं तो व्यापम का बिल्कुल दिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी का मेंस को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो प्री मेंस करें, उस रूटीन जो है आपका तैयारी उससे जैसे लॉ की तैयारी कर रहे हैं एडीपीओ या सिविल जज, तो उसकी प्रकृति सिविल जज वाला एडीपीओ दिला ले, एडीपीओ वाला सिविल जज दिला ले, लेकिन वो यदि पीएससी के बारे में सोचेगा थोड़ा सा अलगाव होगा। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक परीक्षा की तैयारी करना ज़्यादा लाभप्रद होता है। मतलब जो भी मिलती जुलती परीक्षाएं हैं आप उन सभी को अटेम्प्ट कीजिए और ऐसा लगे कि सिलेबस सेम है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस तो सभी एग्जाम में रहता ही है, तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीटेशन होने के चांसेस रहते हैं और ऐसे में वो 2 नए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप एडवांटेज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन सारी कहानियों के दौरान आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपने अपनी जीवनी के ऊपर और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर एक किताब लिख डाली और उस किताब का नाम दिया है आपने गांधी चौक। इसमें 4 दोस्तों की कहानी है जिसमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल रहते हैं। असफल वो एग्ज़ाम में रहते हैं लेकिन जीवन में नहीं रहते हैं, और इसमें एक प्रेम कहानी भी है। तो क्या वास्तव में ये जो एस्पिरेंट्स हैं जब अपने घरों से निकल कर बाहर आते हैं तो इस तरह की समस्याएं होती हैं? आपकी जो कहानी है गांधी चौक वो सत्य घटना पे कितनी आधारित है? वो लगभग 60-40 का रेशियो है मनोज जी। 60% लगभग सत्य है, 40% उसमें कल्पना, यथार्थ और कल्पना का मिश्रण है उसमें। तो 60-40 का रेशियो मैं मानता हूँ। तो ये जो कहानी है इसके बारे में कुछ बताएं। ये कहानी जो है वो 3-4 दोस्तों की कहानी है जो बाहर अलग अलग जगहों से आकर के तैयारी करते हैं। कुछ जैसे आपने कहा कि परीक्षा में असफल हो जाते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में वो सफल रहते हैं। ये उसी को आधार मान करके लिखी गई कहानी है जी। मेरे कुछ कमेंट्स में, मेरे कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे कि कुछ लोग जब सफल हो जाते हैं तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं करते हैं। तो मुझे याद है डॉक्टर साहब का ये जो नॉवेल मैंने पढ़ा गांधी चौक, उसमें एक लाइन था कि संबंधों का प्रोटोकॉल प्रशासन के प्रोटोकॉल से ज़्यादा बड़ा होता है। इस एक लाइन को आप समझाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब? जी मनोज जी। संबंध में वो जो भाव जो रहते हैं, पुराने दिनों की जो यादें रहती हैं, केवल आदमी उसी क्षण को पुनः जीने का जो प्रयास करता है वही संबंध है। और इसीलिए संबंधों का प्रोटोकॉल जो प्रशासन का प्रोटोकॉल है, आज प्रशासन के प्रोटोकॉल में आप बहुत ऊंची जगह पे है, बहुत लोगों से बहुत आगे हैं, लेकिन आज हमारे साथ पुराने मनोज जी मिल करके मिल रहे हैं। ये इसी को मैं संबंधों का प्रोटोकॉल मैं बोलता हूँ जी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो अपनी पढ़ाई शुरू की थी वो डॉक्टर साहब के सानिध्य में ही शुरू की थी और इन्होंने ही मुझे बताया था कि वास्तव में पढ़ना कैसे है। तो जैसा इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने पीवीसी शीट्स अपने रूम में चारों कोनों में चिपका दी थी। तो मैं पीवीसी शीट्स तो मैंने नहीं चिपकाया, लेकिन मैंने A4 शीट्स ज़रूर अपने पूरे बेडरूम में, अपने स्टडी टेबल पे, किचन में सब जगह चिपका रखी थी। और फिलहाल अभी तो मैं रायपुर में हूँ, लेकिन जब भी मैं अंबिकापुर अपने घर जाऊँगा तो मैं अपने उस बेडरूम की तस्वीरें ज़रूर आपको साझा करूँगा, ताकि उसको देखकर आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ फॉलो कर सकते हैं तो उसे फॉलो करें और उसमें आगे ज़रूर बढ़ें। ये जो नॉवेल है डॉक्टर साहब गांधी चौक, बिलासपुर के गांधी चौक की कहानी है। ऐसे एस्पिरेंट्स की कहानी है जो तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हताश होकर गलत कदम भी उठा लेते हैं जी। तो क्या एस्पिरेंट्स को इतनी हताशा में जाना चाहिए कि वो गलत कदम उठा लें, क्योंकि उनके पीछे उनके परिजन भी तो हैं जी? नहीं, कभी भी मैं बोलूँगा कि असफलता जो है केवल एक सीढ़ी है सफलता की ओर बढ़ने के लिए। तो असफल होकर के कभी भी गलत कदम तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रंग हैं। आप हो सकता है एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे कई फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे राइटर हुए, डांसर हुए जो किसी फील्ड में असफल थे, लेकिन आज वो अपने फील्ड, दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल। नीलोत्पल जी को देख लीजिए, IAS की तैयारी करते थे, आज बहुत बड़े राइटर हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको हर फील्ड में देखने को मिलेंगे। हमारे OP चौधरी जो IAS OP चौधरी सर को देख सकते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के समय में जो किसी, आपको देख लीजिए, आप मतलब असफल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक फील्ड को जीरो से आप स्टार्ट करके आज नई जगह पे हैं और बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हैं। मतलब एक आप तो स्थायित्व पा करके एक फील्ड में आपने स्थायित्व प्राप्त किया, उस स्थायित्व को फिर से आपने जीरो किया और उसको फिर से आपने प्राप्त किया। तो कई ऐसे भी रहते हैं कि अपने जुनून के लिए स्थायित्व वाले पद को छोड़ते हैं। मनोज मुंतशिर जी का मैं उदाहरण लूँगा, जो KBC के लिए लिख रहे थे और उसके बाद फिल्मों के लिए लिखना है करके वो फिर जीरो पे गए और फिर जीरो से स्टार्ट करके फिल्मों के लिए लिखना स्टार्ट किए। 4-5 साल का वो अलग से संघर्ष किए स्थापित होने के बाद। तो
स्थापित होने के बाद भी लोगों को यदि जुनून है तो संघर्ष करते हैं। और मान लीजिए आपके एक फील्ड असफल है, गांधी चौक का यहाँ पे आशय जो प्रतीक है वो यही है कि जीवन में एक चौराहा है, उसमें 4 रास्ते हैं। एक रास्ता यदि आपका बंद भी हो गया तो 3 रास्ते आपके जीवन में खुले हुए हैं। देखिए क्या बात कही डॉक्टर साहब ने, और आप सबको ये याद रखना होगा कि जो चौराहा है वो जीवन तो हमेशा चौराहा ही रहेगा, और एक रास्ते बंद होते हैं तो 3 रास्ते खुलते हैं। वाकई में डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मेरा जो कैरियर था वो लगभग 15 साल पुराना था, और मैं अपने कैरियर में पूरी तरह से एकदम सफलता की पैदान पर बहुत ही आगे चल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने उसे छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं बस ये सोचा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। और जब भी मैंने ये सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बाद में हमें कोई रिग्रेट फील ना हो और हम आगे जाकर ये ना सोचें कि काश मैंने वैसा किया होता। तो आप भी जब इस राह में बढ़ गए हैं तो आपको पीछे कदम बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। याद रखिए, जितना कदम आपको सफलता की राह में आगे लेकर जाएगी, पीछे भी लगभग उतने ही कदम चलने होंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप पीछे आना चाहते हैं या आगे आना चाहते हैं। मेरी तो सलाह सभी लोगों से ही रहेगी डॉक्टर साहब कि आप आगे चल चुके हैं तो आगे ही बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है आपको भले ही एक अधिकारी ना बनाए, लेकिन एक आपको सफल इंसान जरूर बनाएगी। सफल इंसान और सफल नागरिक बना देती है, क्योंकि संविधान का ज्ञान से लेकर के हर ज्ञान। और आप किसी मंच पे खड़े हो जाइए, पीएससी का एक असफल आदमी भी खड़े होता है तो विद्वान कहलाता है मंच पे। तो वो ज्ञान जरूर देता है, जीवन को जीने का एक नया अंदाज देता है, और लोगों से हट के वो दिख जाता है मनोज जी। तो उम्मीद है डॉक्टर साहब से बातचीत से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इन्होंने पढ़ाई के बारे में भी बात की, अपने जीवन के बारे में भी बात की, अपने नॉवेल के बारे में भी बात की। और थोड़ा सा परिचय और दे दूं कि आजकल डॉक्टर साहब हमारे बहुत फेमस हो गए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेमिनार ले रहे हैं, सेमिनार में एक वक्ता के रूप में अपनी बातों को रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। और आप भी जो अपनी हॉबी है उसको परस्यू करते रहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आप लोगों के पास मैं लेकर आता हूँ अपने व्यस्त समय में से निकाल के, ये भी मेरी एक हॉबी है, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने डॉक्टर साहब को देखा है कि कैसे ये संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, और मैं खुद जब इनके साथ आया तो मैं भी खुद कैसे संघर्ष करते हुए यहाँ पे आगे आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं, आप जो स्टूडेंट हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, और आपके संघर्ष का साथी अगर हम जैसे लोग बन पाएँ तो हमें खुशी होगी। और आप जब सेलेक्ट होके कभी किसी राह पे हमसे टकराएंगे और ये कहेंगे कि मैंने आपसे 1% मदद ली थी, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसी सारी बातों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गांधी चौक ज़रूर पढ़ें। गांधी चौक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बाकी जितने भी ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के वहाँ पे भी अवेलेबल है। आप उन बुक शॉप से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ नहीं मिले तो अमेज़न पे आप जाके ले सकते हैं। और बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो नीचे लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी तैयारियाँ हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब से भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, इनसे भी मिले चीज़ों को मैं उसमें पोस्ट करते रहता हूँ। डॉक्टर साहब, एस्पिरेंट्स के लिए कुछ और बातें? मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने हॉबी को भी बचा के रखिए, क्योंकि हॉबी कहीं ना कहीं हमको खुशी देती है। वो अवसाद से निकलने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। और मनोज जी का जो चैनल है उसको देखते रहिए। बस इतना ही, आप सबको नमस्कार। तो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो संबंधों का प्रोटोकॉल है वो ऐसा ही बने रहे, और अलग अलग पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो मार्गदर्शन के लिए आते रहें, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ उनके एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूँ, ताकि आप भी इन एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए आगे बढ़ने की जो आपकी ललक है उसको बरकरार रखें, और आगे बढ़ के एक दिन सफल जरूर हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।